आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे वीडियो की। हम पढ़ने वाले हैं बल तथा गति के नियम। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों बल क्या होता है। तो बल की परिभाषा यहां लिखी हुई है दोस्तों छोटी सी। किसी वस्तु को खींचना और धक्का देना ही बल कहलाता है। किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देने क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और उदाहरण दे रखा है कि दरवाजों को खोलने के लिए या तो दरवाजे को खींचा जाता है या दरवाजे को धक्का लगाया जाता है, और दोनों ही केस में हम क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। और बल के प्रभाव से क्या क्या चीजें होती है वो यहाँ पे दिख रखा है कि बल जो है किसी वस्तु को, स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकता है या किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है। बल वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, आकार में परिवर्तन कर सकता है, या फिर उसकी आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। तो किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। और बल से हम किसी वस्तु की जो है गति में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि स्थिर है तो उसको गतिशील में ला सकते हैं, और कोई गतिशील वस्तु है तो उसको हम लोग रोक सकते हैं, या फिर वस्तु की हम दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, आकार और आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं बल के द्वारा। हम जो है दोस्तों दो प्रकार के बल पढ़ते हैं। एक हम बल पढ़ते हैं संतुलित बल और दूसरा पढ़ते हैं असंतुलित बल। इन दोनों के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं संतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल वे बल कहे जाते हैं जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं, यानी कि उनका जो परिणामी नेट बल होता है वो जीरो होता है। ऐसे बल जो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं। उदाहरण मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये एक लकड़ी का कोई टुकड़ा है, इसको आपको खिसकाना है। आपने 10 न्यूटन का बल लगाया। सर दोस्तों ये जो न्यूटन है वो बल की इकाई है, तो बल को जो हम लोग हमेशा न्यूटन से मापते हैं। तो आपने इधर से जो है 10 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन आपके सामने से आपके दोस्त ने भी जो है 10 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन आपकी विपरीत दिशा में। तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये कहीं पर भी खिसकेगा नहीं, ये कहीं नहीं जा पाएगा, ये यहीं रहेगा। क्योंकि इन दोनों का परिणामी, यानी कि दोनों बलों को जब आप माइनस करोगे तो 10 - 10 जीरो हो जाएगा, यानी कि जो परिणामी बल है वो जीरो है। यानी कि ये बल जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। ऐसे बल को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? संतुलित बल कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। तो ऐसा बल जो एक दूसरे के प्रभाव को निष्प्रभाव कर देते हैं, यानी कि जिनका परिणामी बल जो है वो जीरो होता है, ऐसे बल को हम लोग संतुलित बल में कहते हैं। उदाहरण दोस्तों आपने रस्साकशी के मैच में देखा होगा कि 10 लोग जो है रस्से को जो है इस साइड खींचते हैं, 10 लोग इस साइड खींचते हैं। जब दोनों बराबर बल लगाते हैं तो रस्सा ना तो इधर जाता है ना ही इधर की साइड जाता है। इस अवस्था में हम कहते हैं कि वो जो बल है वो कौन सा है? वो संतुलित बल है। संतुलित बल से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो संतुलित बल से किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता। यानी कि आपने देखा कि जो लकड़ी का टुकड़ा है उसके ऊपर जब दोनों तरफ से संतुलित बल लगा तो लकड़ी का टुकड़ा किसी भी साइड जो है गति नहीं करेगा, यानी कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कभी भी नहीं ला सकता। लेकिन संतुलित बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन जरूर कर सकता है। आकृति और आकार में परिवर्तन कैसे कर सकता है? तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप इस लकड़ी की जगह जो आप एक गुब्बारे को लेते हो, तो इस गुब्बारे के ऊपर जो है 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाओगे आप, और इधर से कोई दूसरा जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो गुब्बारा क्या हो जाएगा? गति तो नहीं करेगा, लेकिन गुब्बारा जो है वो क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। तो उसकी आकार में परिवर्तन हो सकता है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। किस बल के कारण? संतुलित बल के कारण। आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं असंतुलित बल क्या होता है। असंतुलित बल जो है वो संतुलित बल का ही उल्टा होता है, यानी कि जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल जीरो नहीं होता, उस अवस्था में हम बल को क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। यानी कि जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होता, उस अवस्था को जो है हम कहेंगे वो बल जो है वो लग रहा है वो असंतुलित बल है। उदाहरण आप लोग देख सकते हो, तो ये हम रस्सी को खींच रहे हैं, इधर ही अकेला लड़का खींच रहा है, इधर 2 खींच रहे हैं, तो आपको पता है परिणामी बल जो है वो जीरो नहीं है। ये जो अकेला लड़का इसके प्रभाव को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन इसका प्रभाव को कोई कैंसिल नहीं कर रहा है, तो यानी कि रस्सा जो है इधर की साइड गति करेगा। तब आप समझ रहे हो कि इस रस्सी पर जो बल लग रहा है वो कैसा बल है? असंतुलित बल है। और असंतुलित यानी कि आप ऐसे समझते हो कि लकड़ी का जो गुटका है, लकड़ी का जो टुकड़ा है, उसके ऊपर आप तो 10 न्यूटन बल लगा रहे हो, सामने वाला आपके सामने जो है 20 न्यूटन बल लगा रहा है, तो लकड़ी का गुटका जो है इधर की साइड गति करेगा, क्योंकि जो है इधर की साइड बल ज्यादा लग रहा है। और ऐसा बल जो है हम क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे।
असंतुलित बल से क्या क्या होता है? असंतुलित बल से जो है सब कुछ पॉसिबल होता है। वस्तु की गतिशील अवस्था जो है वो स्थिर अवस्था में हो जाती है, या स्थिर अवस्था जो है उसको गतिशील अवस्था में परिवर्तन हो जाता है असंतुलित बल के कारण। वस्तु का वेग कम या ज्यादा हो सकता है असंतुलित बल के कारण। वस्तु की आकृति और आकार में भी परिवर्तन हो सकता है असंतुलित बल के कारण। लेकिन संतुलित बल के कारण वस्तु की आकार और आकृति में परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों गति के नियमों के बारे में। बल के बारे में हमने पढ़ा दोस्तों, संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, उनके बारे में भी हमने देखा। फोटो देख के हमने जो है उसके एग्जाम्पल भी देख ली। अब हम देखते हैं दोस्तों गति के नियमों के बारे में। गति के नियमों के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने अपने प्रयोगों से बताया था। और क्या बताया था गैलीलियो ने? कि कोई गतिशील वस्तु तब तक गतिशील या स्थिर रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। यानी कि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और जब तक रहेगी तब तक उस वस्तु के ऊपर कोई भी बाह्य बल न कार्य करे। लेकिन गैलीलियो ने यह भी बताया था कि अर्थात कोई भी असंतुलित बल कार्य ना करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से ये पॉसिबल नहीं है कि वस्तु के ऊपर कोई भी असंतुलित बल कार्य ना करे। यानी कि जैसे मान लो आप कोई गाड़ी है, गाड़ी को धक्का देके छोड़ दिया, गाड़ी को धक्का देके छोड़ने के बाद वो अपने आप रुक जाएगी। यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वस्तु की जो गति को आप देने के बाद वो गतिशील ही रहेगी। क्यों नहीं है? क्योंकि वातावरण के अंदर हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत से ऐसे बल मौजूद है जो उस वस्तु की गति को रोक देंगे। उदाहरण के तौर पर घर्षण बल है, वायु दाब है, और भी बहुत सारे ऐसे बल है जो वस्तु की गति को प्रभावित करते हैं, यानी कि असंतुलित बल लगते रहते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं न्यूटन की गति के नियम। आप लोगों को पता है दोस्तों, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, और तीनों नियम को जो है आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। गति का पहले नियम के अनुसार न्यूटन ने क्या कहा था कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में है या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल कार्य ना करे। यानी कि किसी वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, जब तक वो जिस अवस्था में गतिज है तो गतिज अवस्था में, और स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल काम ना करे। और इस नियम को जो है हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इस नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने भी यही कहा था कि कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल कार्य ना करे। दोस्तों एग्जाम्पल इसके हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा एक गिलास के ऊपर जो एक पत्ता रखा हुआ है, पत्ते के ऊपर जो है सिक्का रखा हुआ है। जब आप इस पत्ते के ऊपर फोर्स लगाओगे तो इस सिक्के के ऊपर जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तो सिक्का जो है सीधा गिलास के अंदर गिरेगा, जब तक इस कार्ड को आप फोर्स से हटाओगे। और यहाँ पे आप उदाहरण से देख सकते हो कि जो साइकिल वाला चला रहा है, बीच में जो एक ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकर आ गया, साइकिल के ऊपर बाह्य बल लग जाएगा, साइकिल रुक जाएगी। लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर कोई भी बाह्य बल नहीं लगेगा, तो ये अपनी गतिज अवस्था में गतिज अवस्था में ही रहेगा, और ये जो है आगे जाके गिर जाएगा। तो किसी अपन जो है कभी बस में यात्रा करते हैं, तो बस जब एकदम से चलना शुरू करती है तब हम पीछे की तरफ हो जाते हैं, और बस एकदम जब ब्रेक मारती है तो हम आगे की तरफ हो जाते हैं। ये भी जड़त्व के नियम से ही होता है। और जड़त्व क्या होता है दोस्तों? तो जड़त्व के बारे में देखते हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वो विरामावस्था में हो या गतिशील अवस्था में। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है, और यही गुण उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। आप मान लो कोई एक लकड़ी का गुटका है, उसको आप हिला रहे हो, आप उसको जब तक नहीं हिला सकते जब तक उसको जो है जितना उसको फोर्स चाहिए, जब तक आप उतना फोर्स नहीं दोगे, जब तक वो लकड़ी का गुटका या लकड़ी का टुकड़ा आपसे हिलेगा नहीं। अब वो जो क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि वो अपनी गति का विरोध करता है। वो अपनी स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगा, वो अपनी स्थिर अवस्था को गतिशील अवस्था में आने का विरोध करता है। और विरोध किस पे डिपेंड करेगा? इस लकड़ी के टुकड़े के द्रव्यमान के। अगर लकड़ी का टुकड़ा बड़ा होगा तो ये ज्यादा विरोध करेगा, और लकड़ी का टुकड़ा छोटा होगा तो कम विरोध करेगा। यानी कि आप जड़त्व को किससे समझ सकते हो? द्रव्यमान से। यानी कि किस वस्तु का द्रव्यमान अगर ज्यादा होगा, आप एक आती हुई साइकिल के आगे हाथ देते हो तो साइकिल रुक जाएगी, लेकिन ट्रक के आगे जाके आप खड़े हो जाओगे तो ट्रक नहीं रुकेगा। तो यही दोस्तों उदाहरण है जड़त्व का, क्योंकि जिसका जड़त्व यानी कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा, यानी कि
द्रव्यमान जड़ तो कुछ और नहीं, वस्तु का द्रव्यमान ही होता है। किसी वस्तु का जड़ तो उसका वह प्राकृतिक गुण होता है जो उसकी विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन, यानी कि जो भी अवस्था उसकी परिवर्तन का आप विरोध करते हो वही तो जड़ तो है। और इस परिवर्तन का जो परिणामी मान होता है, उसका माप होता है, उसे हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्व को जब आप मापते हो तो जड़त्व का माप क्या कहलाता है? वो द्रव्यमान कहलाता है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखें। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों गति का दूसरा नियम। गति के दूसरे नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है। संवेग क्या होता है दोस्तों? संवेग को हम लोग P से लिखते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और संवेग में परिवर्तन, और जब किसी वस्तु में हम परिवर्तन देखते हैं, यानी कि उसकी अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था, यानी कि P2 माइनस P1, और आप इसमें परिवर्तन की दर की बात करें, और जब कभी हम दर की बात करते हैं तो डिवाइड में T लगाते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? उस पर लग रहे असंतुलित बल के समानुपाती होती है। यहां पर दोस्तों संवेग में परिवर्तन की दर का जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला जो गणितीय रूप है वो दे रखा है, जो एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। मैं आपको बता देता हूं कि संवेग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है m×v। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो mv माइनस mu, यानी कि जो प्रारंभिक संवेग है वो mv हो जाएगा, क्योंकि अंतिम संवेग है वो mv हो जाएगा, क्योंकि अंतिम वेग v होता है, और प्रारंभिक संवेग mu हो जाएगा। m कॉमन लोगे तो दोस्तों हो जाएगा v माइनस u, और परिवर्तन की दर है तो अपन t करेंगे, तो v माइनस यू अपॉन t क्या होता है? तो हमने जो है पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि वेग में परिवर्तन की दर को तो त्वरण कहते हैं। तो यानी कि जो बल किसके समानुपाती होगा? m और a के समानुपाती होगा। और जब आप समानुपाती चिन्ह हटा के जब आप इक्वल टू का साइन लगाओगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिखोगे, F बराबर हो जाएगा KMA। तो ये हमारा फॉर्मूला था F बराबर KMA। और ये दोस्तों आपको पॉइंट ध्यान रखना है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m×a के। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो बल जो है किसके समानुपाती होता है? तो उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के। तो ये हमारा किससे पता चलता है? ये हमारा गति के दूसरे नियम से पता चलता है। बल के मात्रक की बात करें दोस्तों तो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों न्यूटन, क्योंकि बल की खोज जो है सर आइजैक न्यूटन ने की थी। तो न्यूटन के नाम पर जो हम बल का मात्रक क्या मानते हैं? न्यूटन मानते हैं। गति का तीसरा नियम है दोस्तों जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और क्या होता है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया नियम में? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। जब एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी, इस पे बल लगाएगी, तो ये भी इसके ऊपर उतना ही बल लगाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उदाहरण दोस्तों यहाँ दे रखे कि जब आप किसी बोर्ड से नीचे उतरोगे तो आप जो है बोट को नीचे उतरने के लिए जो आगे की तरफ बढ़ोगे तो जो है बोट की तरफ बोट आपको आगे धक्का देगी, और आप जो है बोट को किस तरफ धक्का दोगे? पीछे की तरफ। जब बंदूक से कोई गोली चलती है तो गोली आगे की तरफ बढ़ती है ना, तो जितना बल जो है गोली के ऊपर लगता है उतना ही बल जो है गोली भी बंदूक के ऊपर जो है पीछे लगाती है। तब आप कभी भी गोली चलती है तो आपने देखा होगा बंदूक जो है वो हिलती है। वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण ही ऐसा होता है। लेकिन बंदूक जो है वो गोली की तरह इतनी ज्यादा दूर नहीं जा सकती, क्योंकि गोली का द्रव्यमान जो होता है वो बहुत कम होता है इन कंपेयर ऑफ बंदूक के द्रव्यमान। यहाँ दोस्तों तीसरा एग्जांपल दे रखा है, वो है गुब्बारे का। जब आप बैलून को खोलोगे तो बैलून के अंदर का जितना भी हवा है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, तो बैलून जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों संवेग क्या होता है। संवेग के बारे में दोस्तों संवेग संरक्षण हमने पढ़ा है कि संवेग में परिवर्तन की दर उसके ऊपर लगने वाले बल के समानुपाती होते हैं। गति का दूसरा नियम पढ़ा। लेकिन संवेग होता क्या है? तो संवेग वस्तु के अंदर मौजूद गति की कुल मात्रा होती है। उस वस्तु के अंदर कोई भी वस्तु है उसके अंदर टोटल गति की मात्रा कितनी है, उसी गति की मात्रा को हम क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। और फिजिक्स के हिसाब से गणितीय रूप में उसकी परिभाषा की बात की जाए तो जो संवेग होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है m×v। तो संवेग जो है वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। यहाँ दे रखा है संवेग जो है उसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं।
तो P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। तो संवेग बराबर होता है m इंटू वी, और m का मतलब होता है द्रव्यमान और v का मतलब होता है वस्तु का वेग। अब दोस्तों हमारे इस चैप्टर का सबसे अंतिम पॉइंट पढ़ने वाला है संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी समूह में वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही है, जब वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर जो है बल लगा रही होती है, अर्थात पारस्परिक क्रिया कर रही होती है, तो क्रिया से पहले और क्रिया के बाद उनका जो संवेग है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं इसको। जब कोई वस्तुएं एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया या एक दूसरे पर बल लगा रही होती है, तो उनके ऊपर बल लगाने से पहले और बल लगने के बाद उनका जो टोटल मोमेंटम होता है, वो जो टोटल संवेग होता है, वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, जब तक कि उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल न कार्य करे। इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारा चैप्टर जो है छोटा सा चैप्टर था, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया, बल और गति के नियमों को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।